तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और सीधे पीपीटी पे आते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रेगुलर वीडियोस मिल सके, और बेल आइकन को ऑल पे रखें कि जिससे कोई भी क्लास आप लोगों की मिस ना हो। तो हमने शुरू किया था पेपर 2 यूनिट 1, आज लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद अब कोई कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए देखिए समय नहीं है, तो अब आपको जितनी भी क्लासेस मिलेंगी, अगले 4 क्लासेस एटलीस्ट, 17 को एग्जाम है, उसके पहले तक शाम को भी आज एक क्लास अपलोड की जाएगी जिसमें से क्वेश्चन सेशन रहेंगे। कल भी 2 क्लास कोशिश करूंगा अपलोड करने की, और परसों भी 2 क्लास, यानी टारगेट है कि मेरा 5 क्लास, और जिसमें एटलीस्ट आपको 300 प्लस क्वेश्चंस में करा दूं, जिससे ये ना हो कि जो माइनर वाले बच्चे हैं उनका कोई नुकसान हो। हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये पीपीटी भी आज आपको मिल जाएगी। जो आज का लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 में, ये है कोर करिकुलम। इसके बारे में हमें पढ़ना है, कोर करिकुलम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करिकुलम क्या है एक्चुअली, या पाठ्यचर्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, इस इंग्लिश में इसके लिए हम करिकुलम वर्ड का यूज करते हैं, और जिसकी जो, अगर हमने कहा कि जो ओरिजिन है एज ए लैटिन वर्ड, किससे, क्यूरेरे से, या क्यूरेरे पढ़ सकते हैं आप लोग। अब जिसकी जो मीनिंग होती है एक्चुअली रेस कोर्स होती है। रेस कोर्स क्या होता है, जहाँ पे घोड़े दौड़ते हैं, ठीक है, तिगड़िक तिगड़िक वाले, वही वाले घोड़े। अब अगर हम इसको एज अ यूज करें कि हम करिकुलम में रेस कोर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो देखो जो स्टूडेंट लाइफ है वो एक तरह से रेस कोर्स ही है, बस आप लोग इंसानी घोड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आपके लिए जो दौड़ने का मैदान है वो करिकुलम है, जिसपे आपको दौड़ना है। वो करिकुलम, वो विषय, वो जिन चीजों को पढ़ के आपको आगे जाना है, और आपको वो विन वाला जो 2 उंगली वाला साइन होता है ना, ये लेके आना है, यही आपकी ट्रॉफी है। और जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं तो आप भी दौड़ते हैं। तो अंतर ये है कि घोड़ों को बस एक रेस में दौड़ना होता है अलग अलग, आपको जब तक आप सक्सेस नहीं हो जा रहे हैं तब तक दौड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सीधी सी बात है, करिकुलम क्या है, क्यूरेरे शब्द से बना है लैटिन के, जिसका मीनिंग होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स क्या होता है, दौड़ का मैदान होता है। इस प्रकार अगर हम करिकुलम को डिफाइन करें तो वह दौड़ का मैदान है जिसपे हमारा लर्नर यानी हमारा स्टूडेंट अपने गोल या अपने अचीवमेंट को पाने के लिए क्या करता है, रन करता है या दौड़ रहा है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है इसमें, ये हमने करिकुलम की मीनिंग आपको पहले समझा दी। दूसरा टॉपिक है हमारा कोर करिकुलम, जो आपको पढ़ना है कि कोर करिकुलम क्या है। अब कोर करिकुलम एक्चुअली जो ऐसे कहते हैं कि ये मेन करिकुलम भी कह सकते हैं आप, या मुख्य पाठचर्या, जिसमें क्या होता है कि बालक को कुछ विषय, यानी जो सीखने वाला होता है उसको कुछ विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते हैं, कि वो कंपलसरी होते हैं, उनको आप ड्रॉप आउट नहीं कर सकते हैं। तो जबकि कुछ विषयों में उसे विकल्प मिलते हैं, कि आप ऐसे समझो, घर वाले कह दें कि शादी में शेरवानी तो पहननी ही है, ये कंपलसरी है, इसको नहीं ड्रॉप कर सकते। इसके अलावा सुबह तुम चाहो तो सादा कुर्ता पहन सकते हो, जीन्स पैंट पहन सकते हो, ट्राउजर पहन सकते हो, या फॉर्मल गेटअप कर सकते हो, तो ये ऑप्शनल है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जब आप टीचिंग में आते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कि जो ऑप्शनल होते हैं। खासकर अगर 10th के बोर्ड तक, आपका तो फिलहाल मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जब हम लोग 10th में थे तो 5 विषय हम लोग के अनिवार्य थे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी के साथ, मतलब सॉरी, 5-6 सब्जेक्ट अनिवार्य थे। उसके बाद जो ऑप्शनल आता था, एक आता था सीएस, 10th में ले लीजिए, या संस्कृत ले लीजिए, या आर्ट ले लीजिए। तो अब इन 3 में से हमें एक चुनना पड़ता था। तो ये वही चीज है कि कुछ चीजें इस पे आपको नो डाउट आप छोड़ ही नहीं सकते, और कुछ चीजों को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो वही कहता है कि यहाँ पे कुछ विषय आपको अनिवार्य रूप से चुनने हैं, वो आप ड्रॉप नहीं कर सकते, उसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी, लेकिन कुछ विषयों पे चल सकती है। अब ये जो पाठ्यचर्या होती है कोर करिकुलम, इसका जो फोकस होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सम स्कूल के या जहाँ पे हैं, और उसके अलावा सोशल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अडॉप्ट करें। और कोर करिकुलम का जो टारगेट होता है कि आपको एक सोशली, कह सकते हो कि एक अच्छा पर्सन बनाने पर डिपेंड करता है, कि जो एक स्किल्स हो, एबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, कोर करिकुलम का जो सॉरी दायित्व होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो देखो इंग्लिश वालों के लिए है कि यहाँ की लाइन पढ़ लो, लास्ट लाइन, बस ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्या होनी चाहिए, कि अज्यूम ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलप सोशल कॉम्पिटेंट और ड्यूटीफुल इंडिविजुअल्स। यानी क्या होना चाहिए कि एक, कह सकते हो कि एक वेल
होलिस्टिक डेवलपमेंट पर्सनालिटी का हमें डेवलपमेंट करना होता है अपनी कोर करिकुलम के द्वारा। अब इसको थोड़ा समराइज करते हैं, छोटा करते हैं, अगर इसकी एक डिफिनीशन देते हैं, अगर अपने शब्दों में कहा जाए, तो जो हम कोर करिकुलम की बात करते हैं, तो इसका क्या होता है कि विशिष्ट एजुकेशनल जो एम्स होते हैं या गोल होते हैं, उनके प्राप्त करने के लिए जो हमारे अधिकारियों को, मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट से लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये करिकुलम कोई ऐसे ही कोई नहीं बना के दे देगा कि आज को आप इतिहास पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। जब भी कोई विषय का डायग्राम बनाया जाता है कि क्या क्या पढ़ना जाता है, तो उसकी एक प्रॉपर टीम बनती है कि जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं, यानी कह सकते हो कि विशेषज्ञ होते हैं, और उन्हीं के द्वारा वो टीम प्रॉपर काम करती है, और तब जाके उसका एक फाइनल स्ट्रक्चर आपके सामने आता है। ऐसे नहीं हवा में से कि यहाँ से घी उठाया, यहाँ से दाल उठाया, यहाँ से तड़का लगा और ऐसे खा लिया, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ है कि ये जो हमारा मुख्य पाठचर्या है, या कह सकते हैं कि शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक अधिकारियों द्वारा डिजाइन किए गए एक क्या होता है नियोजित, मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एक प्लान होगा, संगठित मतलब स्ट्रक्चर्ड होगा, किस चीज को, लर्निंग एक्सपीरियंस को दिखाता है। तो ऐसा करिकुलम बनाया जाएगा कि जो एक प्लान्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, और आपके उसमें लर्निंग के एक्सपीरियंस को शो करना है। चलो एक परिभाषा भी ले लेते हैं टन्नार एंड टर्नर के अकॉर्डिंग 1975। इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम क्या होता है या पाठचर्या क्या होती है, कि ज्ञान के व्यवस्थित पुनर्निर्माण के माध्यम से तैयार किए गए नियोजित और निर्देशित सीखने के अनुभव और इच्छित शिक्षण परिणाम है। अब देखो, जैसे अभी मैंने लास्ट में डिफाइन किया कि सबसे पहली चीज तो ये कि एक सिस्टमेटिक रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि प्लान किया जा रहा है, उसको गाइडेंस किया जा रहा है, और क्या है, लर्निंग के एक्सपीरियंस है। और क्यों? क्योंकि उससे हमें वो परिणाम मिले। अगर हम मैथ आपको पढ़ा रहे हैं, सीधे शब्दों में बता रहे हैं, और हमने आपको ये सिखाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसी पे अगर हम कोई आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे कि हमने कहा बेटा 2+4 को सॉल्व करो, अब अगर आप ये चीज सॉल्व कर पाते हैं, तो हमने कहा ना कि हमने अपनी गोल को अचीव कर लिया कैलकुलम के माध्यम से। तो यही इसका मकसद है। अब मेनली इसको हम थोड़ा और आसान कर देते हैं कि पाठ्यक्रम क्या करता है। तो मोस्टली 4 क्वेश्चंस के हमारे आंसर देता है कि व्हाट, मतलब सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, यानी आपको क्या आना चाहिए, ये चीज बताता है। व्हाट शुड लर्स, ठीक है, लर्नर लर्न्स। फिर दूसरा क्यों, वाई, मतलब एक तरह से कर सकते हो ना कि 4 सवालों का जवाब देता है कि व्हाट, वाई, हाउ, हाउ, मतलब क्या सीखना चाहिए, भाई आपकी नीड क्या है, क्यों सीखना चाहिए, फिर इसे कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे, मतलब हाउ शुड इट बी टॉट, मतलब कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, और लास्ट में इसका इवेल्युएशन भी तो करना है ना। जैसे मान चलो कि आपको क्या सीखना था, आपको सीखना था मैथ डिटेल में, ठीक है, आपको सीखना था। फिर क्यों सीखना था, क्योंकि आपको इस पे अपना कैरियर दिख रहा था, आपको अपना कैरियर दिख रहा था। फिर आया कि इसे कैसे पढ़ाया जाए, यानी किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस मेथड का यूज किया जाए, ठीक। और जब ये हो गया, ये 3 प्रोसेस, तो फिर इसका हम क्या करेंगे, जांचना भी तो है ना। जो आपकी ये परीक्षाएं होती हैं, वो इसीलिए होती है कि आप उस चीज के लिए फिक्स है या नहीं, एलिजिबल है या नहीं। अब आ जाते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं करिकुलम के। अगर कोई करिकुलम बना है तो उसके कंपोनेंट्स भी होंगे। तो सबसे पहले होता है कि कंप्रिहेंसिव करिकुलम कंसिस्ट, मतलब एक अच्छा हमारा जो करिकुलम होता है वो किन चीजों को ध्यान में रखता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, यह देखता है कि शिक्षार्थी को क्या पता होना चाहिए और क्या करने में सक्षम होना चाहिए। यानी जब हम करिकुलम को डिजाइन करते हैं तो इस चीज का हम ध्यान रखते हैं कि शिक्षार्थी जो हमारा लर्नर है, उस पे हम फोकस करते हैं कि उसे एटलीस्ट क्या पता है और क्या करने में वो एलिजिबल है। यानी इसको अगर हम एग्जाम्पल पे देख लें, तो जब हम बनाते हैं तो हम उसके कॉग्निटिव लेवल, अफेक्टिव लेवल और साइकोमोटर, अब एक्चुअली में ये तीनों क्या है कि ब्लूम एक एक्सपर्ट रहे हैं, इसे जाना जाता है ब्लूम के टैक्सोनॉमी के नाम से, जिसका इन्होंने सबसे पहले दिया था 1956 में दिया था। फिर इसका एक संज्ञानात्मक जो ब्लूम दिया था 1956 में। फिर भावात्मक आता है 1964 में, और इसके जस्ट 2 साल बाद आता है ये 1966 में। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिए थे, इसमें क्या है ना कि शैक्षिक उद्देश्य थे या शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था। तो ये जो हमारा करिकुलम है, तो सबसे पहले ये देखता है कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो ये इन्हीं तीनों पे हम देखते हैं कि एक नॉलेज के अकॉर्डिंग, एक अफेक्टिव यानी भावात्मक, और साइकोमोटर मतलब है कि ज्ञान और भाव को मिला के किया गया। फिर हम देखते हैं कंटेंट क्या रखेंगे, विषय वस्तु क्या रखेंगे। तो उसमें हम क्या टॉपिक रख सकते हैं,
क्या हमारी थीम्स होंगे, क्या स्किल्स होंगे, क्या कॉन्सेप्ट, मतलब हम देखते हैं कि क्या चीज़ें सिखाने के लिए ज़रूरी हैं, कि क्या टॉपिक है, वो थीम हो, स्किल्स है, कॉन्सेप्ट है, नीड, ठीक। फिर तीसरी पॉइंट आती है कि हम क्या टीचिंग मेथड यूज करेंगे, कि अगर जैसे कि हम पेडागोगी एज अ कैसे यूज करेंगे टीचिंग मेथड, जैसे अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो सकता है, कंटेक्स्टिविज्म हो सकता है, ग्रुप वर्क हो सकता है, एक्सपीरियंस लर्निंग हो सकता है, मतलब मल्टीपल वे है हमारे पास सिखाने के लिए, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, यानी हम करके सिखाएंगे बच्चे को, या बच्चे को हम खुद रचना कर देंगे, या उसको हम टीम में टास्क दे के काम करवाएंगे, या हम उसे अनुभवात्मक शिक्षा देंगे, या हो सकता है हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दें। मल्टीपल वे है। फिर आता है कि लर्निंग रिसोर्स क्या है। अब जैसे कि क्या है कि ये चीज़ें तो हो गई, अब हमने ये चीज़ बना लिया, फिर हम ये देखेंगे ना कि बच्चे के पास क्या शिक्षण सामग्री, हमें ये भी तो देखना है ना कि उसके पास टेक्स्ट बुक किस रूप है या नहीं है, उसके पास डिजिटल रिसोर्स है या नहीं, लैब्स है, लाइब्रेरीज है कि नहीं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, कम्युनिटी का कितना रिसोर्स मिल रहा है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बच्चे के पास शिक्षण सामग्री है या नहीं, या पहुंच पा रही या नहीं। फिर हम इसका इवेल्युएशन भी तो करेंगे। देखो कैरिकुलम का हो गया, क्या हो गए कंपोनेंट, पहले हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि क्या उद्देश्य है करिकुलम बनाने का, कि बच्चे का ज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर यानी मनोचालक तीनों का डेवलपमेंट करना है। फिर हमने उसके अनुसार विषय रखे, फिर हमने उसी के लिए अप्रोप्रिएट टीचिंग रखी, फिर हमने क्या किया कि लर्निंग रिसोर्सेज दिलाए। देन फिर हमने क्या करना है कि अब ये होने के बाद हम इवेल्युएशन भी करेंगे, जांचेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मोस्टली जैसे कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज कर लें, या समेटिव कर लें, या हम कोई टेस्ट ले सकते हैं, या पोर्टफोलियोज का यूज कर लें, या हम पीयर असेसमेंट ले सकते हैं। जैसे आप लोगों की क्लास में मोस्टली ये दो पूछा जाता है। जैसे इस समय जो अब सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, इस समय सेमेस्टर सिस्टम सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन का। उसमें क्या होता है फॉर्मेटिव में कि कक्षा चल रही है, जैसे 6 महीने का आपका कोर्स है, तो इस 6 महीने में ही बीच में जैसे आपके मिड टर्म होगा, कोई असाइनमेंट दे दिया गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया और आपका वाइवा हो गया, यानी बीच-बीच में लगातार आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, जिससे आपके जाँचा जा रहा है सर, आपके नॉलेज को चेक कर लिया जा रहा है कि हाँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं। लेकिन जो समेटिव होता है, ये क्या होता है ना कि सीधे सेशन एंड होने पे, कि बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, कुछ नहीं, आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, आप क्लास में जो नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, शिक्षक से कर रहे हैं, बट फाइनल रिजल्ट आपके सिर्फ एक वन टाइम एग्ज़ाम होगा, जैसे अभी तक हमारे हो रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स। कि एक बार में जो आप फाइनल नंबर पाएँगे वही। और जबकि सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि अगर मान लो पहले 6 माही में आपने थोड़े कम नंबर गेन किए, नो डाउट, हम सेकंड में गेन कर लेंगे। तो ये है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारा टॉपिक था कोर करिकुलम, तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा भी आपको जानने की होनी चाहिए कि करिकुलम और कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि कोर करिकुलम में कॉन्सेप्ट था कि कुछ विषय आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं और वो सभी छात्रों पे लागू होंगे। ऐसा नहीं कि वो किसी छात्रों के लिए हम उसमें ढील रख देंगे, नहीं। वो सब पे अप्लाई होगा, हर बच्चे पे जो उस कोर्स में या उस चीज़ में एडमिशन लेगा, तो वो सब पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम कुछ और टाइप्स भी आप लोग जानते रहे तो बता सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट सेंटर कैलकुलेशन, तो ये फोकस करता है कि आपके एक प्रॉपर डिसिप्लिन में, जैसे कि मैथ या साइंस हो गया, या टीचर सेंटर हो गया, या स्ट्रक्चर्ड वाइज हो गया, या किसी में कंटेंट हैवी हो गया। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया जो लोग नीट देते हैं। नीट क्या है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट सेंटर कोर्स है कि इसी चीज को पढ़ना है और इसी में आगे जाना है, ठीक। फिर आ जाता है लर्नर सेंटर। लर्नर सेंटर में क्या होता है कि हम फोकस करते हैं कि जो बच्चे की नीड, इंटरेस्ट और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, यानी बच्चे का क्या नीड है, उसको क्या चाहिए, उसका इंटरेस्ट क्या है और उसकी योग्यताएं क्या क्या है। इसमें हम यूज करते हैं एक्सपीरियंस लर्निंग या एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि वो जब अनुभव पाता है तो और अच्छे से सीखता है। यानी पहला क्या था हमारे पास सब्जेक्ट, यानी हमें सब्जेक्ट का जो बच्चे को नॉलेज देना है, इससे हमें नहीं फर्क पड़ता है कि बच्चा क्या चाहता है। लर्नर सेंटर में हम बच्चे को लेके चलते हैं। फिर तीसरा आता है कि एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, तो इसमें क्या होता है कि लर्निंग थ्रू आउट जो हम करते हैं वो एक्टिविटीज हो गई, प्रोजेक्ट मेथड्स हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। यानी हम अब बच्चे को यहाँ पे और ज्यादा खुली छूट दे रहे हैं, और जितनी भी चीजें हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रैक्ट, जैसे कि आपके पास जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको ही पूरी उस चीज की प्रैक्टिकल करनी होती है। आप फील्ड वर्क में जाते हैं, लैब में जा रहे हैं, टीचर्स ने आपको गाइड कर दिया, बाकी आपको सारा काम करना है। फिर इसी में आता है हमारा आपका कोर करिकुलम। अब इसमें क्या होता है कि एसेंशियल लर्निंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल स्टूडेंट, जिसमें पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन सोसाइटी, प्रमोट्स कॉमन वैल्यूज, सिटीजनशिप, लिटरेसी एंड न्यूमेरसी। तो ये क्या करता है कि एक्चुअली ये सभी बच्चों के लिए प्रॉपर्ली अप्लाई होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम एक अच्छी सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें हम क्या डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कॉमन वैल्यूज हो, सब में अच्छे नागरिक हों, साक्षर हों, उन्हें चीज़ों का बेसिक ज्ञान हो,
तो यही हमारा कोर करिकुलम का कॉन्सेप्ट है। फिर आता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड क्या करता है कि हम मिला देते हैं चीज़ों को, जिसमें से हम सब्जेक्ट आर कनेक्टेड, थीम आर कनेक्ट, कंबाइंड, मल्टीपल डिसिप्लिन। जैसे अगर जैसे हम ऐसे समझ लो, जो लड़का मैथ पढ़ रहा है वो फिजिक्स में नहीं फंसेगा अगर कंबाइन पढ़ रहा है तो, क्योंकि जो मैथ के फार्मूलेज हैं वो फिजिक्स में भी रन कर जाएंगे। जो बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है, अब ये मत पूछना हिस्ट्री केमिस्ट्री कैसे जुड़ी है, हिस्ट्री हिस्ट्री से मत लेना। केमिस्ट्री के जो केमिकल्स हैं उसका यूज किया जाता है हिस्ट्री में। जो पुरातत्व का जब काम किया जाता है तो उनकी डेट, एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए तो एक पद्धति होती है कार्बन डेटिंग पद्धति, जो कि केमिस्ट्री का हिस्सा है। उसके द्वारा हम पता करते हैं कि कितना पुराना है। तो ये वो एक एग्जांपल है कि मतलब सीधे कह सकते हो कि हम कई विषयों को मिला के पढ़ते हैं। फिर आ जाता है हिडन कैरिकुलम। हिडन कैरिकुलम का मतलब क्या होता है ना कि ये जो कॉलेज या ये होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कई बार आप मॉल वॉल में जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा स्टार बना होता है, किसी चीज़ पे शॉपिंग करने पे जाते हैं तो वो स्टार छोटा इसीलिए बनाते हैं कि आपका ध्यान न जाए, और जब आप चीज़ परचेस कर लेते हैं देन वो कहते हैं कि टर्म एंड कंडीशंस शुड बी अप्लाइड। तो ये यही होता है कि हिडन करिकुलम क्या होता है कि कुछ चीज़ें छिपा के रखी जाती है और फिर जो संस्थान होता है वो अचानक से लाके तुम्हारे सामने रख देता है कि ये देखो ये भी था, तुम कैसे भूल गए। तो इसमें क्या होता है कि वैल्यूज हो गए, सोशल रूल्स हो गए, बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस हो गए। तो कई बार ये चीज़ें छुपा के रख के ट्रेन किया जाता है, लेकिन ये छुपाना नहीं चाहिए, गलत बात। अब हम बात कर लेते हैं कि एक अच्छे करिकुलम की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो देखो, अगर एक हम प्रॉपर अगर हम चलते हैं कि लर्नर सेंटर की बात करते हैं तो एक पहला जो होता है कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए और डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट हो। मतलब जो हमारा करिकुलम हो वो बच्चे के अकॉर्डिंग हो, ना कि बच्चा करिकुलम के अकॉर्डिंग हो। ठीक, फ्लेक्सिबल और कंटेक्सचुअल हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लचीला हो, और वो यूजफुल हो। कंटेक्सचुअल मतलब प्रासंगिक का मतलब कि यूजफुल हो, कि हम अगर वो चीज़ यूज करें, अगर अपनी रियल लाइफ में उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहें रियल लाइफ में, तो वो वहाँ पे फिट बैठे उसकी चीज़ें। जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ हवा में गप ना लगे कि हाँ ये सही था। फिर बैलेंस हो। बैलेंस का मतलब क्या होना चाहिए कि नॉलेज भी हो उसके अंदर, स्किल्स भी हो। अरे यार ये फिर गायब हो गया, कि नॉलेज भी हो, स्किल्स भी हो, वैल्यूज भी हो। यानी हर चीज़ का उसमें बैलेंस हो। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कम ज़्यादा, कि हम सिर्फ बच्चों को वैल्यू सिखा दिए, नॉलेज के नाम पे उसको कुछ नहीं है, स्किल्स के नाम पे कुछ नहीं, या हम सिर्फ स्किल्स दे दिए लेकिन अगर हम पूछ ले कि बेटा ये काम कैसे किया, बच्चा सुन ले, पता ही नहीं। फिर आता है रिलेवेंट, जो हमने यहाँ पे बताया कि अप्रोप्रिएट के अकॉर्डिंग हो गया ताम झाम। बस यही एक समस्या है। अब हुई, हार्ट स्पॉट देना पड़ेगा। कीप कीप, बिजली विभाग वालों का मैं क्या ही कह दूं। हाँ चलिए। सारी मेहनत में मेरे पानी फिर गया। यही होता है जब आप रात में वीडियो शूट करें। अब हम क्या कर सकते हैं, दिन में तो समय नहीं मिलता। तो रिलेवेंट होना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं वो सोसाइटी, कल्चर और रियल लाइफ में, जिसे मैंने वहाँ पे बताया कि चाइल्ड सेंटर हो और प्रॉपरली डेवलपमेंट हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि रिलेवेंट हो। अब यहाँ पे थोड़ा वो क्राइटेरिया बढ़ जाता है। हम सोसाइटी, कल्चर और रियल लाइफ को भी लेके चलते हैं। फिर साइंटिफिकली डिज़ाइन हो, यानी जो हम करिकुलम बना रहे हैं वो प्रॉपर डिज़ाइन हो और उसमें साइकोलॉजी एंड पेडागोगी इन सारे एस्पेक्ट को रखा जाए। साइकोलॉजी में क्या है ना कि थ्योरीज होती हैं जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। उन थ्योरीज को, ज़्यादातर जो थ्योरीज हैं वो यूज़ की गई हैं किसी न किसी एनिमल पे ऊपर, वो अप्लाई की गई हैं। आप लोग जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, अभी तो आप फर्स्ट सेम चल रहा है, थर्ड सेम जाएंगे प्रॉपरली, तब एक टॉपिक आप लोगों को पेपर मिलेगा, ईडू साइको, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो उसमें ये थ्योरियाँ होती हैं। तो वो कहा जाता है कि उन थ्योरियों पे किसी न किसी एनिमल पे अप्लाई की गई हैं और उसके बाद उसे क्या यूज किया जाता है ह्यूमंस पे, कि हाँ ये कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर इसमें एक पॉइंट है कि जो करिकुलम हो उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंट कर पाएँ, हम उसे क्रियान्वित कर पाएँ। और कैसे, कि हमारे पास जितने रिसोर्स हैं उसी में वो हो जाए। इसके लिए नहीं कि हमें ज़्यादा परेशान होना पड़े कि यार हमें और रिसोर्स चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि ये जो लर्नर है उसके साथ वो जुड़ सके और उसका रिजल्ट और वो अलग अलग चीजें ना है कि बच्चा कहता मैंने तो का लिखा था रिजल्ट में मैं फेल कैसे हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए। कंटिन्यूअस असेसमेंट का मतलब ये है कि उसका मूल्यांकन लगातार किया जाना चाहिए, और लगातार मूल्यांकन करने पे भी उसकी चीजें सही आनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए।
फिर आना चाहिए कि ये क्या करे एक करिकुलम में, कि ये प्रमोट क्या करे, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स। ये देखो किसी भी बच्चे के लिए अगर क्रिएटिव कोई चाइल्ड है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जैसे होता है ना कि जुगाड़, मतलब आपका काम रुकना नहीं चाहिए, सीधे शब्दों में बता रहा हूँ। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो इसी को प्रमोट करती हैं। क्रिएटिविटी का इन द कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन बताना, और उसी में से कि एक सस्ता सा, मतलब जो लोग यूज करते आ रहे हैं उस तरीके को न यूज करके एक नया तरीका यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। क्रिटिकल थिंकिंग भी उसी तरह से काम करती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब इन चीजों का मतलब ये है, एक लाइन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आप चाहे रचनात्मक तरीके से करें या ज्यादा से ज्यादा दिमाग मतलब सोच के करें, या एनी हाउ जुगाड़ से कर लें, यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। लास्ट में आता है कि इंश्योर इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, मतलब ये भी श्योर करे वो करिकुलम कि वो सबको शिक्षा दे और समावेशी शिक्षा प्रदान करे, मतलब कोई भी बच्चा छूट ना पाए और जो मिले सबको मिले। सो ये क्लास यहाँ पे ओवर होती है, और ये रही आपके रेफरेंसेस जो मैं हर बार देता हूँ। अब चूंकि लाइट कट गई है तो आगे तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उसमें प्रॉब्लम होती है। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम को आप लोगों को क्वेश्चन सेशन का एक वीडियो जरूर अपलोड कर दूं, जिसमें कम से कम 40 सेट ऑफ क्वेश्चन हो। सो तब तक इसको देखते रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें जिससे आपको इस पर प्रॉपर वीडियोस मिल जाएं। सो थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।